नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन के जरिए साझा करेंगे। देखिए, आज जो मुख्य तौर पर राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री आए नहीं थे क्योंकि वायरल की वजह से या बुखार की वजह से आज जो एक बैठक रखी हुई थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन कल जो मीटिंग है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये कॉन्ट्रैक्ट की सीनियरिटी, पेंशन और इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। पहले भी हम इसकी जानकारी आपको दे चुके हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको कन्वीन करवा रहा है। हाई कोर्ट से जितने ऑर्डर आ रहे हैं उसके बाद इस देनदारी को व्यवस्थित करने के लिए, या आप कहिए कि उस देनदारी को टालने के लिए इस बैठक का होना ज़रूरी है, ताकि यूनिफाइड तरीके से जो डिपार्टमेंट हैं वो डिसीजन ले सकें कि आगे क्या करना है, कोर्ट में रिप्लाई क्या करना है। तो उस बैठक की जब बात आगे करेंगे बुलेटिन में, तब आपको विस्तार से बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के होने के बाद जो विभागों को इंतज़ार किस चीज़ का है, पेंशन, सीनियरिटी और जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से वरिष्ठता के साथ साथ कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट यानी इंक्रीमेंट और बाकी फाइनेंशियल जो लाभ हैं उनका इंतज़ार है। साथ में कैबिनेट के एजेंडा को लेकर बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि 13 तारीख को कैबिनेट रखी गई है, 12 को छुट्टी है, तो जो एजेंडा बनेंगे या आगे सर्कुलेट होंगे उनके लिए यही टाइम है। आज एक कंट्रोवर्सी हो गई है हिमाचल में यूपीएस को लागू करने को लेकर, और यूपीएस को लागू करने को लेकर इसलिए हुई है क्योंकि आज जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दे दिया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने, और इस बयान में ये कहा है कि जो हिमाचल में राज्य सरकार अगर जिस तरह से फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें यूपीएस को लागू करने को लेकर आगे बढ़ सकती है। उसमें कई चीज़ें हैं, उसका कंट्राडिक्शन दूसरी तरफ जो एनपीएस एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी आ गया, और इस कंट्राडिक्शन के साथ साथ जो प्रेजेंट स्टेटस है वो भी आज जानना ज़रूरी है कि राज्य सरकार को 2 बार ये मैसेज भारत सरकार से क्यों आया है, और जब ये मैसेज वहाँ से आया भी है तो उसके बाद जो चीज़ें हैं आगे वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और सरकार यूपीएस लागू कर रही है कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इन सारी चीज़ों के साथ एक आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कैबिनेट के एजेंडा को लेकर है वो बात करेंगे। आउटसोर्स की जो फाइल है वो फिर से दौड़ गई है, और ये जो फाइल है ये चलने के बाद ये पता लग जाएगा कि आउटसोर्स में पहली भर्ती किस तरह से होगी, कौन सी भर्ती पहले होगी, वो भी आज इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। और अब जो बाकी मामले हैं इसके साथ उनमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है वो है स्टेट कैडर के कन्फ्यूज़न को लेकर। ये वैसे रेवेन्यू का मैटर है। टीचर्स एक्सपोजर विजिट को लेकर भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आपको जानकारी देंगे। बिजली अगले साल से महंगी होगी या नहीं होगी अगले फाइनेंशियल ईयर में, ये भी अपडेट है। और साथ में ये भी कि जो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने महापंचायत कल बुला रखी है उसका बेस क्या है और उसमें क्या डिमांड ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज परीक्षा पर चर्चा की है, और ये चर्चा जो है हो रही है स्कूल के बच्चों के साथ, और जो बाकी इसमें हिमाचल के कितने बच्चे शामिल हुए थे वो भी आपको अलग से इसकी जानकारी देंगे। साथ में बात करेंगे बाकी मामलों की, जो हम मौसम अलर्ट और बाकी सारी चीज़ें इस बुलेटिन में लेते हैं उनकी भी एक साथ बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इस बुलेटिन में है वो ई परिवार रजिस्टर को लेकर भी है। देखिए, आज जो अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम ने फिर करवट तो ली है। आज और कल 2 दिन इस तरह से चेंज देखा गया है। सोमवार को सुबह रोहतांग दर्रा सहित जो लाहौल स्पीति घाटी है उसकी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हुई है। कुछ शीतलहर का प्रकोप कई जगह देखा गया है। इसका सोमवार और मंगलवार को बारिश के आसार हैं, ऐसा मौसम विभाग का कहना है, लेकिन इसका असर किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन में दिखेगा ज़्यादा। ये भी जो मौसम विभाग का आकलन अपना है। अगली बात करेंगे ई परिवार रजिस्टर की, और ये सरकार ने इस बार एक इनिशिएटिव लिया था ई परिवार रजिस्टर का, उसको सत्यापन करने को लेकर कहा गया था। अब तक 99.84% ई परिवार रजिस्टर जो है वो सत्यापन किया जा चुका है, मतलब
75,18,296 लोगों को कंफर्म इसमें किया जा चुका है, परिवार सदस्यों को। और नहीं, इस टोटल में से 75,05,913 जो मेंबर हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं, और बाकी आप ये समझिए कि 1% से भी कम, आधा फीसदी से भी कम रादर इसमें वो बचा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो आगे सरकार की स्कीमें हैं वो इसके ज़रिए रेगुलेट की जाएंगी। परिवारों का डेटा एक रेडी होगा और उसके बाद पंचायत सचिव अपने क्षेत्र के परिवारों का डेटा दर्ज करने और अपडेट के लिए उनको अधिकार दिए गए हैं। और इस प्रणाली को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने के लिए 27 अप्रैल 2024 से इसे शुरू कर दिया गया था। तो अब लगभग ये कंप्लीट होने वाली है और इसमें बहुत सारी जो सुविधाएं अब इसके ज़रिए आगे सरकार में रेगुलेट होने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा की है, और ये चर्चा वो वैसे हर साल करते हैं क्योंकि जो सीबीएसई के एग्ज़ाम हैं +2 और 10th के वो शुरू होने वाले हैं, और उससे पहले ये बातचीत करते हैं। हिमाचल में जो हमीरपुर स्कूल की ईरा शर्मा एक लड़की, उसको मौका मिला था जुड़ने का ऑनलाइन, हालांकि ना उसने कुछ पूछा ना उसका कोई जवाब उस तरह से आया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बच्चों में एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है उससे रिलेटेड आज बात उनके साथ की है, और टीचर्स को भी कहा है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है ताकि जो टीचर्स हैं वो उसको उस तरह से देख सकें। जहां तक माई गवर्नमेंट ऐप पोर्टल पर अपलोड करने होंगे फ़ोटो वीडियो, उस तरह की चीज़ें, बच्चों ने जाना कैसे परीक्षा के तनाव को कम करें, और ये क्योंकि हर साल इस तरह का होता है तो इस बार भी उसी तरह का, इवन शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी संदेश अलग अलग स्तर के प्रधानमंत्री ने इसमें दिए हैं। अगली बात करेंगे बिजली बोर्ड कर्मियों की महापंचायत की, और जो पद खत्म करने को लेकर एक बात हुई थी, आरोप लगाए गए थे, उसमें जो है एक जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी और पेंशनर महापंचायत के बिजली बोर्ड के, उन्होंने हमीरपुर में कल एक महापंचायत बुला रखी है। जॉइंट फ्रंट के संयोजक जो हैं, सह संयोजक हीरालाल वर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी, और इन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के पदों को खत्म करने का वो विरोध कर रहे हैं और एक साथ इतने पद खत्म कर दिए गए हैं। अब बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या 13,800 रह गई है, जो 90 के दशक में 43,000 हुआ करती थी, और इसीलिए ये विरोध हो रहा है। 140 JOIT हमें भर्ती होकर आए, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी और हमें एक भी नहीं दिया, तो उसका भी ये विरोध उसी तरह से कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो पक्ष आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो नरेश चौहान हैं जो मीडिया सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के पद खत्म नहीं होंगे, लेकिन वित्तीय संकट को खत्म करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, ये बात इन्होंने साथ में कही है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि 11 तारीख को कल हमीरपुर में महापंचायत के बाद कर्मचारियों ने 24 फरवरी को मास कैजुअल लीव का ऐलान कर रखा है। ये मास कैजुअल लीव होती है या नहीं उसका इंतजार अभी करना पड़ेगा कि आगे क्या व्यवस्था इसमें रहती है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको भरोसा भी हो नहीं रहा कि पद खत्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि BOD की मीटिंग में ये एजेंडा लगा था, उसके बाद सरकार की अप्रूवल के लिए गया था। अप्रूवल हुई या नहीं हुई ये अलग मैटर है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक कल पहले जो जिला स्तर का कार्यक्रम है इनका विरोध प्रदर्शन, उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, और उसके बाद जो सिचुएशन ये मास कैजुअल लीव की है तब तक जाती है या नहीं, या बीच में सरकार इंटरवीन करती है, तो फिर वो बात अलग होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हिमाचल में पावर टैरिफ नहीं बढ़ेगा, बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। वैसे बढ़ें चाहे ना बढ़ें, लेकिन उपभोक्ताओं पर उसका भार आएगा। उसकी वजह यह है कि सरकार जो बीच में सब्सिडी है उसको विड्रॉ कर रही है, और ऑर्डर जो है फिलहाल क्लास 1 क्लास 2 के लिए हुआ है, और दूसरा जो ये सरेंडर किए गए हैं, सरेंडर कर रहे हैं लोग, उनकी भी विड्रॉ हो रही है। अगर मैं शिमला की बात करूं तो जो IAS अधिकारी जिनकी विड्रॉ हुई है, जिनका बिजली का बिल घरों का, सरकारी मकानों का 4,000 का आता था, वो अब 8,000 आ रहा है इस महीने से। तो ये इम्पैक्ट तो आया है जो IAS अधिकारी या जो शिमला में सरकारी मकानों में अधिकारी हैं उनका। लोगों के लिए अभी डिसाइड होना है, सरकार ने ऑर्डर करना है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आज जन सुनवाई थी, जो टैरिफ सबमिट किया गया है बिजली बोर्ड की ओर से विद्युत नियामक आयोग में, और नियामक आयोग के अध्यक्ष DK शर्मा ने ये जन सुनवाई की सभी स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधियों के साथ।
लोगों ने ये कहा कि बिजली बोर्ड के खर्चे कम किए जाएं ताकि दरें कम हों। अधिक दरों पर उद्योगपतियों ने नाराजगी जताई है। ऑलरेडी वो जो इनको सब्सिडी मिल रही थी उसको विड्रॉ करने का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने भी नाराजगी जताई है। बिजली बोर्ड ने प्रेजेंटेशन दी है और रीजन बताया है कि उन्होंने टैरिफ क्यों सबमिट कराया है, लेकिन अगले उसमें बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, टैरिफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन उपभोक्ताओं को अगर सब्सिडी विड्रॉ होती है तो उन पर जो है वो असर डेफिनेटली आने वाला है। हालांकि विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डी के शर्मा ने कहा कि स्टेक होल्डर्स की बात सुन ली गई है, बिजली बोर्ड ने भी अपना पक्ष रखा है और बोर्ड को एम्प्लॉय कॉस्ट कम करने का सुझाव दिया गया है जिसका सीधा टैरिफ पर असर पड़ेगा। आयोग सभी पक्षों को सुनने के बाद मार्च के महीने में अपना टैरिफ अनाउंस करेगा। ये अभी की व्यवस्था है। अब बात करते हैं इसके बाद अगली, और वो बात है स्टेट कैडर को लेकर एक मामले की कि उस मामले में कन्फ्यूज़न क्या है। देखिए, हम बार बार ये जानकारी आपको देते हैं कि स्टेट कैडर हो गया या स्टेट कैडर को लेकर ऑर्डर हो गए। कुछ दिन पहले एक हाल ही में एक ऑर्डर हुए थे जो धर्मशाला में कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक में एक डिसीजन लिया गया था और डिसीजन लेने के बाद फिर ये ऑर्डर किए गए थे। लेकिन इस ऑर्डर में जो क्लैरिटी है वो इसलिए नहीं है क्योंकि पहले जो ऑर्डर हुए थे उनको बीच में एक बार विड्रॉ कर लिया गया और ये जो विड्रॉ हुए थे ऑर्डर, ये ऑर्डर थे 2023 के। फिर उसके बाद दोबारा से एक ऑर्डर हुआ और ये जो दोबारा ऑर्डर हुआ ये जो ऑर्डर है ये बाद में हुआ। इस ऑर्डर में कैबिनेट में फैसला हो गया, लेकिन कैबिनेट में फैसला होने के बावजूद इस फैसले की नोटिफिकेशन नहीं हुई। और अब जो धर्मशाला कैबिनेट में फैसला हुआ जिसमें क्लास 3, क्लास 4 और डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस हैं उनके जो ले लिए गए हैं, जिसको कहते हैं आप जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उनको लिया गया है, तो ये जो मैटर है ये अलग तरफ को चला गया है। अब इन सारी स्थितियों में अब कन्फ्यूज़न ये है कि बार बार मीडिया में भी खबर आ रही है, लेकिन जो इम्पैक्ट है कर्मचारियों पर इसका वो उस तरह का दिख नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि अभी भी जो नोटिफिकेशन हुई है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी भी जो स्टेट कैडर है वो पूरी तरह से एनफोर्स नहीं हुआ है, खासकर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में। तो जब तक कोई क्लैरिटी सरकार से नहीं होती तब तक कुछ भी कहना इसमें मुश्किल है। और इस क्लैरिटी को लेकर जब कुछ और ऑर्डर सामने आ जाएगा तो हम आपके साथ इसमें साझा जरूर करेंगे। अगली बात है टीचर्स एक्सपोजर विजिट की, और इस एक्सपोजर विजिट पे अभी बच्चे तो गए हैं 50 बच्चे, जिसमें शिक्षा मंत्री भी साथ में गए हैं, एसपीडी भी गए हैं और बाकी लोग भी उसमें गए हुए हैं। लेकिन अब शिक्षकों को जाना है, 121 टीचर्स का सिलेक्शन होना है, इसमें कुछ के इंटरव्यू जैसे हो भी गए हैं और 21 फरवरी के बाद इनको जाना है। वैसे अब क्या हुआ है, एक इसमें ट्विस्ट नया आया है इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट का, कि इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट इज लाइकली टू बी हेल्ड इन नियर फ्यूचर। सम ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मे बी प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट, देयरफॉर इंटरेस्टेड ऑफिसर्स ऑफ दिस कैटेगरी। मतलब ये सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर्स के लिए दोबारा से विंडो ओपन हुई है। 11 फरवरी 2025 तक, कल तक अप्लाई करने को कहा गया है। ये अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद इनको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो एक्सपोजर विजिट में एक चीज और ऐड की गई है। अब बात करते हैं इसके बाद, वो है आउटसोर्स भर्ती की फाइल दौड़ी है। इस पूरे पक्ष के दो सब्जेक्ट इसमें हैं। पहला सब्जेक्ट ये है कि जो आउटसोर्स का केस हाई कोर्ट में किया गया था, जो बेरोजगार एसोसिएशन में हैं, बेरोजगार संघ के हैं अध्यक्ष बालकृष्ण, उन्होंने किया था और 2 बार इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। एक बार जस्टिस तरलोक सिंह चौहान वाले बेंच में और एक चीफ जस्टिस वाले बेंच में, उसके बाद वापस इनको दे दिया गया था। लेकिन पहली ही सुनवाई में स्टे लग गया था, दूसरी सुनवाई में स्टे को कंफर्म कर दिया गया। कंफर्म इन द सेंस कि उसको वेकेट नहीं किया गया और आगे उसको कंटिन्यू कर दिया गया। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल अपीयर हुए और उन्होंने ये उस ऑर्डर में ये दावा किया उसके बाद सरकार ने भी कि हमने स्टे को वेकेट करवा दिया है। अब असलियत क्या है? पहला पक्ष ये है और दूसरा पक्ष इस पूरे मामले में ये है कि जो ये मामला है, इसमें जो राज्य सरकार दावा कर रही है कि हमने स्टे वेकेट करा दिया है, उस
वेकेशन में, स्टे वेकेशन में जो अभी इम्पैक्ट है हमारे सामने, उस इम्पैक्ट में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं और क्या ये सच में स्टे वेकेट हुआ है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं। पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर फाइल कौन सी दौड़ी है मैं उसकी बात करूंगा। ऑर्डर ये है जो अभी हमारे सामने है और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कहता है, इसमें है द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस बालकृष्ण। इसमें है कि अंडर इंस्ट्रक्शन मिस्टर कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से ये हुए, सबमिट्स दैट ऑर्डर डेटेड 7/11/2024 पास्ड इन CWP such and such stand fully complied with an affidavit to that effect was filed before the High Court. He further submits that despite the same wide impugned order dated 8 जनवरी 2025, ये CJ का ऑर्डर जिसमें था, the court proceeded to confirm the interim order. At this point of time there is annual occasion of the court and only matters of urgent category are being taken up for hearing, and the hearing by the vacation bench. इशू नोटिस रिटर्नेबल 17 मार्च 2025 को जवाब देना है। इन द मीनवाइल द ऑपरेशन ऑफ इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 8 जनवरी 2025 शैल रिमेन स्टेड। तो ये ऑर्डर स्टे हो गया इसमें। अब ऑर्डर जो स्टे हुआ वो ऑर्डर क्या था ये भी आपको बता दें। 8 जनवरी 2025 का जो ऑर्डर था, वैसे तो ये 8 पेजेस का है, मैं सिर्फ आपको ऑपरेटिव पार्ट ही बताऊंगा ताकि फिर ज़्यादा टाइम ना जाए। इन सच सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट फाइंड एनी प्लॉजिबल रीजन as such to vacate the stay at this stage unless the state shows its inclination to start with regular recruitment process for the post in question. Accordingly, the application for vacation of stay is dismissed. Stay उससे पहले लग गया था जब तरलोक सिंह चौहान की बेंच ने सुना था, फिर GS संधवालिया चीफ जस्टिस उनकी बेंच में लगा। 24 मार्च 2025 अगली डेट पड़ी थी और इसमें यह कहा गया कि हम इस स्टे को वेकेट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उठता जब तक स्टेट ये राजी नहीं होती कि वो आउटसोर्स के बजाय रेगुलर पर भर्तियां करेंगी। अब देखिए, पहली तो बात ये हो गई कि क्या कोर्ट ये कह सकता है कि सरकार आउटसोर्स नहीं रेगुलर भर्ती करे। पहली बात ये है क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या डिसाइड करता है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और किस तरह से वो डिसीजन हुआ है, ये अलग मैटर है। ये तो उन्होंने वो और एप्लीकेशन जो है वेकेशन ऑफ स्टे की वो डिसमिस कर दी। तो जिनको ये लग रहा है, जो एसोसिएशन है आउटसोर्स वाली, उनको भी लग रहा है कि ये स्टे वेकेट नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जो सरकार है वो कह रही है कि स्टे वेकेट हुआ है। ऑर्डर मैंने आपको दोनों बता दिए, इसके मुताबिक भी ऐसा ही है कि स्टे वेकेट हुआ है। और अब जो है, हालांकि ये टेम्परेरी है क्योंकि अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, परमानेंट तो उसमें बात अलग है। लेकिन इसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, जो आउटसोर्स की भर्ती करने की एजेंसी है, उसने फाइल मूव कर दी है राज्य सरकार से अनुमति लेने की कि हम भर्ती प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले भर्ती होगी नर्सिंग की, क्योंकि जो नर्सिस हैं इसमें टोटल NHM की पोस्ट भी अगर इसमें मिला दी जाएं तो करीब इन्होंने 1400 पोस्ट भरनी है। इसमें सबसे ज़्यादा नर्सिंग की है। नर्सिंग में भी मेडिकल कॉलेज चंबा और मेडिकल कॉलेज नेरचौक के लिए सबसे ज़्यादा भर्तियाँ हैं। दोनों मेडिकल कॉलेजेस के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस जो भर्ती एजेंसियाँ, जिनको आगे आउटसोर्स एजेंसियों को काम मिला है, उन्होंने पूरा कर लिया है। तो ये 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति के ऑर्डर हो सकते हैं। ये पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि विद इन 1 वीक ये ऑर्डर हो सकते हैं। ये तो हो गई आउटसोर्स की नर्सिंग वाली बात। जहां तक प्री नर्सरी भर्ती है, ये 6400 से ज़्यादा की पोस्टें हैं, 6000 से ज़्यादा की। इसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें सरकार जल्दी में इसलिए है क्योंकि समग्र शिक्षा से जो इनका पैसा मिला है, सैलरी जो है भारत सरकार की है इसमें 10,000 प्रति टीचर, और इस सैलरी को सरकार बढ़ाना भी चाहती है। हो सकता है 3-3 हज़ार इसमें और ऐड हो जाए। लेकिन इसमें इस साल का बजट इस्तेमाल करने के लिए 31 मार्च से पहले हमें रिटर्न में कोई सॉलिड इसमें स्टेप लेना होगा। इसीलिए इस भर्ती को जल्दी करने की कोशिश है। कितनी जल्दी होगी, क्योंकि HPSC-DC के जो MD हैं वो अपनी एक मीटिंग के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में, उनकी जो रोगी कल्याण समिति टाइप की कोई मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, उसके लिए गए थे। उनके आने के बाद वैसे फाइल आज मूव हो गई है, कल तक सरकार से कोई ऑर्डर हो जाएगा और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो आगे जल्दी जल्दी शुरू होने वाला है। तो ये भी दूसरी बात है जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कैबिनेट के एजेंडा और कॉन्ट्रैक्ट सीनियोरिटी की बैठक की।
देखिए, कैबिनेट की एजेंडा की बात करें तो अभी दो तरह की हलचल सचिवालय में चल रही है। पहली हलचल है ट्रांसफर बैन को लेकर, और ट्रांसफर बैन को लेकर इसलिए है क्योंकि इस बार कैबिनेट के एजेंडा में एजुकेशन के पॉलिसी डिसीजन नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि एजुकेशन के जो मंत्री हैं वो विदेश दौरे पर हैं, सचिव हालांकि शिमला में हैं, लेकिन जो ब्रांच ऑफिसर हैं उनमें से भी एक या दो जो उनके साथ हैं, एसपीडी भी वहीं गए हैं, हो सकता है डायरेक्टर भी गए हों। तो एजुकेशन का वो फुल फ्लैज डिसीजन जिस तरह से होता है वो तो अभी नहीं है। लेकिन जो बजट सत्र विधानसभा का ये फाइनल हो जाएगा, और बजट सत्र के साथ एक और चीज़ जो फाइनल इसमें हो सकती है वो है विभागवार कौन कौन से विधेयक बिल विधानसभा में रखे जाने हैं, उनका ड्राफ्ट। क्योंकि एक तो इसी बजट सेशन में एक्साइज पॉलिसी नहीं आती है, एक राज्य सरकार जो वाटर सेस बिल लाया था, एक्ट बनाया था, उसको रिप्लेस करने के लिए नया कानून लाना चाहती है, और एक और भी कुछ पाइपलाइन में चल रहा है जो रिसोर्स जनरेशन के लिए है। तो ये सारी डिसीजन को लेकर एटलीस्ट हो सकता है कोई ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट में रखा जा सके। लेकिन एजुकेशन का जैसा मैंने बताया आपको, अगर कोई चर्चा होगी तो होगी ट्रांसफर बैन को लेकर। ट्रांसफर बैन लंबे समय से चल रहा है, लगभग सभी विभागों में तबादले जैसे पहले होते थे वैसे नहीं हो रहे। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन में तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। एक और बात इसमें यह है कि जो सेशन है वो आगे खुलने वाला है, और ये सेशन जब शुरू हो जाएगा तो फिर जो अगले सेशन से पहले पहले सरकार ट्रांसफर बैन को खोलेगी। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में ये बोला था कि ट्रांसफर बैन को लेकर एक विंडो मिलने वाली है, और ये विंडो जो है होगी करीब 15 की दिन की, और ये सबको मिलेगी। लेकिन ये विंडो अप्रैल में होगी या मार्च में होगी, ज़्यादातर मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में ही होने वाली है, क्योंकि 10 मार्च से 10 अप्रैल तक विधानसभा का जो बजट सत्र है वो रहेगा। तो जब विधानसभा का बजट सत्र होता है, तो मैंने भी आपको पहले भी बताया था, जब भी बजट सत्र होता है इस बजट सत्र में लोग तबादलों की एडजस्टमेंट के लिए शिमला ना दौड़ें, इससे अवॉइड किया जाता है कि सेशन के दौरान ऐसा ना करें। तो इस विंडो पे आजकल चर्चा चल रही है। ये पॉसिबल है कि विंडो को पहले खोल दिया जाए, जो ऑर्डर है वो बाद में हो, लेकिन विभिन्न विधायकों की तरफ से भी सरकार पर दबाव है। मंत्री भी ये कह रहे हैं कि अब खोलना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया। बड़े सारे जो लोग हैं वो अलग अलग तरह से, क्योंकि पिछले जो डीओ नोट हैं वो रुके पड़े हैं, हाई कोर्ट से जो रिप्रेजेंटेशन ट्रीट करने को, डिसीजन करने को आए हैं वो होल्ड हुए पड़े हैं। तो इस पर अभी कैबिनेट से पहले डिस्कशन है, लेकिन कल एक बड़ी बैठक जो होने वाली है उसकी बात करना ज़रूरी है, और ये बैठक है जो कोर्ट में केसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट की सीनियरिटी, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट, इंक्रीमेंट और पेंशन की। शीला देवी केस का बेनिफिट रोका गया है, जो पेंशन का है, कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को ऐड करने का, और इसी के कारण लोग ओपीएस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट की जो सीनियरिटी है वो 2003 से 12 दिसंबर 2003 से ब्लॉक करके रेगुलराइजेशन की डेट तक ब्लॉक करनी है। जो लेखराम और ताज मोहम्मद वाला जो केस था उससे जो लोग केस जीतकर ये बेनिफिट मांग रहे हैं उसको रोका जा रहा है। और इसको रोकने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो हाई कोर्ट से डिसीजन होने के बाद राज्य सरकार ने एक डिसीजन किया है कि वो कर्मचारी बिल लाएंगे, और कर्मचारी बिल लाने के बाद जो चीज़ें चल रही हैं आगे, उन चीज़ों को लेकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि गवर्नर की अप्रूवल के बाद अब राज्य सरकार की जो मीटिंग है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल के लिए जो शेड्यूल की गई है उसमें ज़रूर ये देखना होगा कि सरकार इसमें क्या करना चाह रही है। इसका एक सबसे बड़ा पक्ष ये है कि गवर्नर द्वारा बिल अप्रूव करने और वो नोटिफाई होने के बाद, नोटिफिकेशन हो गई है, उस नोटिफिकेशन के बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको दिया गया है 12 दिसंबर से आगे तक के लिए। जब 12 दिसंबर से इसको इफेक्ट दे दिया गया तो उसको कल की मीटिंग में क्या हम कोर्ट का पक्ष, कोर्ट के जो केसेस हैं उस पक्ष को लेंगे, या फिर हम जो गवर्नर ने बिल पारित कर दिया है हम उसको लेंगे। उसकी दो कारण हैं। सिविल सप्लाई से जो लेखराम वर्सेस ताज मोहम्मद केस है उसमें सिविल सप्लाई हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी, उस रजिस्ट्री में वो दायर होने के बाद भी उस पर सुनवाई के लिए डेट नहीं लग रही। और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है दिया गया है सरकार की तरफ से, उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट सरकार ने करना है इस केस में वो अभी इसलिए नहीं किया जा सका है
क्योंकि केस में डेट ही नहीं लग रही है। तो ये एक पक्ष इसमें ये है, इसीलिए सरकार को जल्दी गवर्नर की अप्रूवल का इंतजार था, इसीलिए मुख्यमंत्री 2 बार मिले, सेक्रेटरी जो लॉ मिले, मुख्य सचिव जाके मिले गवर्नर से, क्योंकि अदरवाइज जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो फाइनेंशियल लायबिलिटी पड़ रही है उसको रोकने का और कोई तरीका नहीं था। और अब कल की मीटिंग का क्या होता है, उसमें क्या डिसीजन होता है, उस पर नजर रखनी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री की आज तबीयत ठीक नहीं थी वायरल फीवर की वजह से, और आज जो करुणा मूलक या कुछ ऐसी एक मीटिंग आज रखी गई थी उसको टाल दिया गया है, वो ओक ओवर से सचिवालय नहीं आए। लेकिन कल क्या व्यवस्था रहेगी उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, और कल अगर मीटिंग हो गई तो पता भी चल जाएगा कि इसमें क्या तय किया जाता है। अब बात करेंगे हिमाचल में फिर से यूपीएस वर्सेस ओपीएस का झगड़ा क्यों पड़ गया है। देखिए, पहले आपने 2 बार खबरें देखी, और इस प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने के बाद, ओपीएस लागू होने के बाद सरकार ही ये कह रही है कि भारत सरकार ने 2 बार हमें कह दिया कि अगर आप ओपीएस लागू करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मदद फाइनेंशियली मिल जाएगी, चाहे वो लोन की फॉर्म में हो या किसी और मदद में हो। तो अब ये खबर भी सरकार की तरफ से जो दी जा रही है, तो मतलब इस पर थिंकिंग चल रही है, ये पहली बात है। दूसरी बात आज सामने आ गई जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने मीडिया से बातचीत में कोई अपनी बातें कही, और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में ओपीएस या यूपीएस पर सरकार विचार कर रही है, और कौन सा होगा, फाइनल होगा, इसको लेकर मंत्रिमंडल में फैसला होगा। राज्य का वित्तीय बोझ कम हो, ऐसी योजना पर सरकार को विचार करना होगा, और इस प्रदेश को भारत सरकार की मदद की जरूरत है, और इसीलिए ओपीएस वर्सेस जो यूपीएस है उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह प्रदेश के फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर के लिए जो ठीक होगा राज्य सरकार वो करेगी। कैबिनेट में ये मामला आएगा और वहां पर मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अंतिम फैसला लेंगे। ये बात कही विक्रमादित्य सिंह ने। अब जब इन्होंने ये बात कह दी तो नेचुरली इसका रिएक्शन भी होना था, और रिएक्शन हुआ भी। सबसे पहले तो जो एनपीएस एसोसिएशन है, पहले वाली जो अब अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बन गए हैं, उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, और उन्होंने ये कहा कि ये सब झूठी बात है। केंद्र सरकार सिर्फ कर्ज की सीमा बढ़ाने का प्रलोभन दे रही है, जैसे कि एनपीएस में दे रही थी, तो इसको हम नहीं मानेंगे। एनपीएस में 14% जमा करवाना पड़ता था, इसमें 18% जमा कराना पड़ेगा। और दूसरी बात इन्होंने कही कि विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद खासकर इनको ये स्पष्ट करना पड़ा है कि ये स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है। 1.25 लाख कर्मचारियों ने संघर्ष करने के बाद जो है वो ओपीएस ली है, और इस ओपीएस को वो जाने नहीं देंगे। भारत सरकार अगर इतनी ही इसमें जो इनको लग रहा है कि एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस है, तो जो भारत सरकार है वो अपने यहाँ जहाँ जहाँ व्यवस्था है वहाँ करे, लेकिन हिमाचल में इसको लागू होने नहीं देंगे। लेकिन जब विक्रमादित्य सिंह ने ये बात कही और हमने भी अपने पेज पर इसको डाला, तो उसके जो जनरल रिएक्शन उस पर यही था कि पहले जो नेता हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो खुद पर यूपीएस लागू करें और उसके बाद इसको कर्मचारियों पर लागू करें। मतलब कर्मचारी बिल्कुल भी ओपीएस का विकल्प नहीं चाहते। ये पहले भी क्लियर था, अब भी क्लियर है। ये तो एक बात है। अब दूसरी बात यह है कि यूपीएस आने और यूपीएस का हिमाचल को बार बार ऑफर दिए जाने में 2-3 पक्ष क्या हैं, पहले उनको भी जानना जरूरी है। पहला पक्ष इसमें यह है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन की जो हमारी रिकमेंडेशन आएगी आगे 2026 से जो लागू होनी है, उसमें हमें डर यह है कि ओपीएस की वजह से कहीं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल की टेपरिंग कर दी गई थी पिछले 5 साल में, हर बार उसको काट दिया गया था, कटौती कर दी गई थी, जिसके कारण राज्य सरकार के लिए अब इस फरवरी मार्च में सैलरी देना मुश्किल हो गया है और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी सैलरी पेंशन का संकट है। तो उस व्यवस्था को बचना है तो 16th फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है जो 2026 से लगना है, हिमाचल पे लागू होना है, उस अवार्ड को हिमाचल के लिए अच्छा वो हो सके, उसके लिए जरूरी है कि हम हिमाचल का परसेप्शन फाइनेंस कमीशन के सामने ठीक करें। अभी हिमाचल का परसेप्शन ये है कि भारत सरकार की एडवाइस के बावजूद अगेंस्ट जाकर यूनिलैटरली इन्होंने डिफॉल्ट किया है और अपने यहां ओपीएस को लागू कर दिया है। इस ओपीएस को लागू करने के लिए हमने 1600 करोड़ का लोन लूज किया, और ये लोन अगर हमारे पास होता तो इस बार लास्ट क्वार्टर में जो सैलरी का संकट है वो संकट हमारे सामने नहीं होना था। पहली बात ये है। दूसरी बात, जो एनपीएस वाले लोग तर्क देते हैं कि अगर एनपीएस लागू हुआ है तो इसका स्टेट को
फायदा हुआ है क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ा है। ये तर्क नहीं है, ये गलत तर्क है। उसकी वजह यह है कि एनपीएस जब था तो हम पेंशन देने के लिए कुछ बचा रहे थे और वो उस बचत के बदले हमें लोन मिल रहा था, मतलब हमारा अपना इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था। ये पहली बात है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम ओपीएस दे रहे हैं लेकिन हम पेंशन के नाम पे 1 रुपया नहीं बचा रहे हैं, और जब ओपीएस उस कर्मचारी को देने की बारी आएगी जो बाद में रिटायर होगा तो वो पासबुक लेके बैंकों का चक्कर काटेगा क्योंकि सैलरी का संकट हो गया है। तो पेंशन कितनी सेफ है वो आप समझ सकते हैं। एम्प्लॉइज को सैलरी इस प्रदेश में 5 तारीख तक चली गई थी, पेंशनर्स की सैलरी उससे भी लेट हो गई थी, और आने वाले दिनों में स्टेट का जो रिसोर्सेज के लिए सरकार जरूर कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने फैसले या हार्ड डिसीजन लिए भी जा रहे हैं वो पहले किसी ने लिए भी नहीं ताकि रिसोर्सेज उसमें बढ़ें। लेकिन ये काफ़ी नहीं है जब हमने अपना जहाज इतना भारी कर लिया है कि जिसमें फिर जो ट्रेजरी की लीकेज के बहुत सारे कारण हैं। आप देखिए पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की पेमेंट कब से नहीं हो रही। विधानसभा में सरकार ने रिप्लाई दिया है, अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि 1000 करोड़ के बिल पेंडिंग है। पंचायतों से लेकर सरकारी विभागों के बिल, डीसी ऑफिस से लेकर जिला जो कार्यालय हैं उनके भी 10,000 के ऊपर के क्लियर नहीं हो रहे। तो सरकारी सिस्टम में तो ये समझ आ गई है कि सिचुएशन क्या है, लेकिन कर्मचारी जिनको अभी ये एहसास ही नहीं है सरकारी कर्मचारियों को कि कभी सैलरी भी रुक सकती है, उनको इस चीज को समझने की जरूरत है। यूपीएस लागू होने के हिमाचल के 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि हमारा राज्य सरकार ये तर्क दे सकती है भारत सरकार को कि आपको अगर एनपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट करना पड़ा तो हमारा वो क्वेश्चन बिल्कुल जायज था कि आपकी एनपीएस ठीक नहीं है तो आपको यूपीएस ठीक करनी पड़ी, तो हमारा कदम ओपीएस में जाने का भी गलत नहीं है। लेकिन इस परसेप्शन को भारत सरकार में जाकर तोड़ना पड़ेगा, यहां बात करने से कुछ नहीं होगा, और फाइनेंस कमीशन को यह बात अंडरस्टैंड करवानी होगी। दूसरी जो वजह थी उस वक्त वो थी 1500 रुपए महिलाओं को देने की, जो फाइनेंस कमीशन में टेक अदरवाइज कि वो क्यों दे रहे हैं जब आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट है। उसमें भी स्टेट के पास एक बड़ा अच्छा तर्क अब ये आ गया जब दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने 2500 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा कर दी। 2100 की थी केजरीवाल ने, 2500 कर दी बीजेपी ने, तो वहां सरकार बन गई। अब वो देंगे या नहीं देंगे अलग एस्पेक्ट है, लेकिन एटलीस्ट फाइनेंस कमीशन अब ये नहीं बोल सकता कि हिमाचल 1500 देने वाला अकेला राज्य है और जिसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है उसके बाद भी दे रहा है। तो ये तो वो स्टैंड हैं जिनको हम अपने फेवर में ले सकते हैं। रही बात ओल्ड पेंशन की, ओल्ड पेंशन के लिए एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो कर्मचारी है उसको सिक्योरिटी चाहिए जो रिटायरमेंट के बाद, उसमें कोई शक नहीं है, और वो मसला ऐसा है कि जिसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा, ना करना चाहिए, क्योंकि ये तार्किक बात है। जिस कर्मचारी ने पूरी उम्र लगाई है उसको एटलीस्ट इतनी सिक्योरिटी पेंशन में होनी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में परिवार के किसी और सदस्य पर निर्भर ना हो। लेकिन जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था या हिमाचल की अपनी हालत है या ट्रेजरी की स्थिति है, वर्तमान फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हम ओल्ड पेंशन दे रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। आज नहीं तो कल ये क्रैश होगी, और इसके लिए राज्य सरकार को सूनर और लेटर विकल्प देखना पड़ेगा। इस विकल्प पर क्या चीजें आगे आएंगी वो अलग बात है, बाकी राज्यों ने क्या किया वो आपके सामने है। और आप देखिए कि पॉलिटिकल जो क्लास है उसको भी ये समझना होगा कि फ्रीबीज शुरुआत की अरविंद केजरीवाल ने, फिर शुरुआत की भारत सरकार ने भी 2-3 स्कीमों में वो ले ली, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल आइडिया नहीं है। जब दिल्ली में केजरीवाल हार सकता है तो कोई भी कहीं भी हार सकता है, चाहे आप कैश में कुछ भी दीजिए, चाहे आप फ्री में कुछ भी दीजिए। हमें वो डिसीजन करने हैं जो इस प्रदेश के फ्यूचर और अगली जनरेशन को सेव करें। आप ओल्ड पेंशन देके नए रोजगार को नहीं मार सकते, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इस प्रदेश को जहां सरकारी कर्मचारियों के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा है, सरकारी रोजगार का माइंडसेट ज्यादा है, वहां पर हमें ये बात समझनी
करनी होगी कि इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार को आप बहाने से नहीं टाल सकते, चाहे वो राज्य चयन आयोग को भंग करने की बात हो, दोबारा बहाल करने में देरी करने की बात हो, रिक्विजिशन को बदल के दूसरे विभाग में भेजने की बात हो। ये तरीके ठीक नहीं हैं। आउटसोर्स या फिर नॉन रेगुलर भर्तियों को ज़्यादा करने की बात हो, ये आखिरकार युवा पीढ़ी सारी चीज़ें देखती है और इसी युवा पीढ़ी को ये भी देखना है कि इस स्टेट को सिर्फ ओपीएस चाहिए कि ओपीएस के साथ बाकी चीज़ें, रोजगार और बाकी चीज़ें भी चाहिए। इसीलिए ये जो ओपीएस वर्सेस यूपीएस वाला जो मामला है ये अभी आने वाले दिनों में बहुत आगे जाएगा और इसमें राज्य सरकार को ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। बाकी तर्क, तथ्य, पक्ष सब चलते रहेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो स्थिति अभी फाइनेंस की है, हम सारी चीज़ें इस लाइव के जरिए भी नहीं बता सकते क्योंकि सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही होती है रिसोर्सेज के लिए। और दूसरी तरफ ये होता है कि जो इतनी भी चीज़ें बाहर नहीं होनी चाहिए कि जिसका जो एक स्पेस है, जो लेवल ऑफ सिक्रेसी है, वो भी ब्रीच हो। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हमें ज़रूरत है इस प्रदेश में सैलरी और पेंशन को चलाने के लिए लोन और अन्य साधनों की। सिर्फ टैक्स लगाकर हम सैलरी पेंशन नहीं दे सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। हम बिजली और पानी के बिल बढ़ाकर सैलरी पेंशन नहीं दे सकते। इस प्रदेश की सरकारों को अब हर साल 10,000 करोड़ लोन और उसकी किस्त भरने में, ब्याज की किस्त भरने में चुकाने होंगे। अगले 5 साल में इस प्रदेश में कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशनर होने वाले हैं और जिस प्रदेश में कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशनर हो जाएं उस प्रदेश की ट्रेजरी सस्टेन नहीं कर सकती। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। बाकी जो अर्थशास्त्री कोई भी हो सकता है, लेकिन जो अभी फैक्ट्स हैं, आप इस बार का बजट देखना, पिछले साल का बजट देखिए। 58,000 करोड़ का बजट राज्य सरकार ने पिछले साल पेश किया था। उसकी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं अभी हम 60% पर भी नहीं पहुंचे हैं और अगला बजट आ गया है। अगले बजट में आप आज देख लीजिए कि अभी भी हमारे पास एनुअल प्लान का साइज घोषित नहीं है। मतलब यही सिचुएशन है तो हमें मतलब अपने रिसोर्सेज क्लियर नहीं है और अगले बजट में जब बजट आएगा तो हमें अपना बजट का आकार पिछले साल के बजट 58,000 करोड़ से नीचे ले जाना पड़ेगा बजाय बढ़ाने के। तो जब ये सिचुएशन हो तो चीज़ें आसान नहीं हैं और इसीलिए आने वाले दिनों में जो ये यूपीएस और ओपीएस का जो मामला है ये सरकार को ही सेटल करना पड़ेगा, इन्हीं को ही डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन नए वालों के लिए लेंगे या पुराने वालों के लिए लेंगे वो सरकार का मैंडेट है, सरकार का पक्ष है और इसी तरह से उसको डिसाइड भी होगा। फिलहाल आप नजर रखिए अगले बजट पर, पहले उसी बजट के बाद फिर मुख्यमंत्री शायद अगला विचार करें, क्योंकि इस बजट में एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि रिसोर्स जनरेशन के लिए जो मुख्यमंत्री ने सोच रखा है और जितने फैसले वो अभी ले रहे हैं उन फैसलों का रिजल्ट कितना आया इस फाइनेंशियल ईयर में और अगले बजट में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा पक्ष है कि भारत सरकार से हम क्या मदद ले सकते हैं। पहली मदद यूपीएस ही होगी, ये आप तय मान लीजिए, लेकिन किस तरह से हम अपना प्रशासन ठीक करेंगे वो फिर राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ होने वाली बातचीत पे तय होगा। ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे। आपका कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें और आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।